देश में नरेंद्र, उसी तरह से महाराष्ट्र में देवेंद्र ने अच्छा। पूरी तरह से पलड़ा जो है संभाला हुआ है। जब हमारा महाराष्ट्र का शेर, चाहे वो बिहार में दहाड़े, चाहे वो कहीं भी दहाड़े, जब वो शेर हमारा दहाड़ता है तो सब जगह उसकी आवाज सुनाई देती है। चारों तरफ आप जब देखेंगे, चारों तरफ से डेवलपमेंट हो रहा है। जिस तरह से कोस्टल लाइन पे जो अभी काम हो रहा है, हाईवेज पे जो काम हो रहा है, फ्लाईओवर का काम हो रहा है, मेट्रो का काम हो रहा है, शिक्षा पे काम हो रहा है, अस्पताल पे काम हो रहा है, कि उन्होंने पिछले 35 साल में सिर्फ खुद का विकास किया, खुद का उन्होंने डेवलपमेंट किया, आम जनता का कोई विकास नहीं किया। आम जनता को उन्होंने भकासा। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र और मुंबई में मैं लगातार ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार किस तरीके से महाराष्ट्र के लिए और मुंबई के लिए और साथ ही साथ पालघर जिले के लिए कैसा काम कर रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं जनता के बीच में घुसकर कि जनता देवेंद्र फडणवीस को लेकर, इनके कामकाज को लेकर क्या सोच रही है। और यहां पर बीएमसी वीवीएमसी चुनाव होने वाला है, महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है। 10 साल के बाद ऐसा मौका जनता को मिल रहा है अपना नगर सेवक चुनने का। तो जनता इन सारे विषयों पर क्या सोच रही है, क्या कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूं उससे बीच में जाकर। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में नेहा दुबे जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा और समझना चाहूंगा कि महाराष्ट्र और मुंबई में कैसा काम हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी ने जो वादा किया था, उन वादों पे कितने खरे उतरे हैं अभी तक। और साथ ही साथ अगर मैं विरार नाला सुपारा में मौजूद हूं तो ये पालघर जिला के अंदर आता है, तो यहां पर कैसा काम हो रहा है, यहां का लोकल मुद्दा अपना क्या है, और साथ ही साथ जो महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है उसको लेकर क्या इनकी समझ है, क्या इनकी जानकारी है, वो आप तक सीधा पेश करूंगा। नेहा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आप कैसे देख रहे हो महाराष्ट्र की राजनीति को। देवेंद्र फडणवीस जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, कई वादे किए थे, उन वादों पे खरे उतरे हैं या फिर नहीं उतरे हैं, या फिर काम हो रहा है तो कैसा काम हो रहा है, जनता का क्या रुझान है इस पर महाराष्ट्र में। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि मुझे एनएमएफ न्यूज़ ने मौका दिया बोलने का। और रही बात, अगर बोलना ही है तो सिर्फ महाराष्ट्र ही क्यों बोले, क्यों ना पूरा देश का बोले। पूरे देश में आज आप देख रहे हैं, मोदी जी आने के बाद, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद पूरा देश जो है किस तरह से आगे बढ़ रहा है। विकास के ऊपर लोग बात कर रहे हैं, विकास के विषयों पे लोग बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे लोग बात कर रहे हैं। तो पूरा देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के साथ, पूरा देश सशक्त हो रहा है। और साथ ही अगर आप महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जिस तरह से देश में नरेंद्र, उसी तरह से महाराष्ट्र में देवेंद्र ने पूरी तरह से पलड़ा जो है संभाला हुआ है। और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारी महाराष्ट्र जो है फल फूल रही है, पूरी महाराष्ट्र जो है सशक्त हो रही है। और मैं आशा करूंगी कि जिस तरह से देश में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, उसी तरह से हमारे पालघर जिला में भी कोई ऐसे एक धुरंधर आए भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता यहाँ पर काबिज हो वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में, और यहाँ का भी उसी तरह से विकास। आपने नाम का कॉम्बिनेशन बताया तो मेरे दिमाग में एक नाम का कॉम्बिनेशन आया, जैसे कि आप नरेंद्र और देवेंद्र, और साथ ही साथ जहां बैठे हो ना वहां पे हितेंद्र। हितेंद्र ने तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ की है। हितेंद्र ने तो 35 साल से वसई विरार का बंटाढार किया, तो हितेंद्र उस कॉम्बिनेशन में बैठता ही नहीं है। तो वो हितेंद्र को मत उठाइए, उसको तो हटाना है। अच्छा, तो हितेंद्र वाला कॉम्बिनेशन सही बैठता ही नहीं। तो आपको समझा दूं कि हितेंद्र ठाकुर जो है यहाँ से 35-40 साल से यहाँ पर राज कर रहे हैं और यहाँ के विधायक भी थे। हालांकि इस बार जो चुनाव हुआ उसमें वो हार गए थे, तो उनका नाम हितेंद्र ठाकुर है, इसलिए थोड़ा मैंने जिक्र किया इस पे। तो आप थोड़ा बताइए कि विकास की बात कर रहे थे आप, नरेंद्र और देवेंद्र की बात कर रहे थे, तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस आए हुए हैं, तो महाराष्ट्र में क्या कुछ विकास हुआ, क्या कुछ कामकाज हुआ, थोड़ा आपको क्या समझ में आ रहा है कि कितना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है महाराष्ट्र की बात करूं खास। महाराष्ट्र में अगर आप बात करेंगे तो चारों तरफ आप जब देखेंगे, चारों तरफ से डेवलपमेंट हो रहा है। जिस तरह से कोस्टल लाइन पे जो अभी काम हो रहा है, हाईवेज पे जो काम हो रहा है, फ्लाईओवर का काम हो रहा है, मेट्रो का काम हो रहा है, शिक्षा पे काम हो रहा है, अस्पताल पे काम हो रहा है, हर क्षेत्र में आप देखेंगे काम हो रहा है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से आपने देखा, लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को भी जिस तरह से सशक्त किया जा रहा है, तो मतलब हमको बिल्कुल ही निराधार नहीं छोड़ दिया गया महिलाओं को, तो हम लोगों को भी सशक्त किया। तो चारों तरफ से आप देखेंगे तो डेवलपमेंट महाराष्ट्र में देखने मिल रही है। रही बात, आपने जो हितेंद्र ठाकुर की बात बोल के खत्म कर दी, तो उस विषय पे दोबारा होंगे वसई विरार में। अगर
आपने कहा कि यहाँ पर एक छत्र उन्होंने राज किया 40 साल से, तो अगर उन्होंने 35 साल से यहाँ पे राज किया होता तो इस विधानसभा चुनाव में उनका सुपड़ा साफ नहीं हुआ होता। उनके पार्टी के तीनों की तीनों सीट जो स्वाइप आउट हो गई, जो उसको कहा जाता है सुपड़ा साफ हो गई कि झाड़ू मार के उनको हटा दिया गया, तो उनके एक भी विधायक चुन के नहीं आए। तो उसका कारण ये था कि उन्होंने पिछले 35 साल में सिर्फ खुद का विकास किया, खुद का उन्होंने डेवलपमेंट किया, आम जनता का कोई विकास नहीं किया, आम जनता को उन्होंने भकास किया। मैं यहाँ के मुद्दे पे बात करूंगा, एक अलग सेगमेंट है उसका, उस सेगमेंट पे आऊंगा, फिर यहाँ के लोकल मुद्दे पे बात करूंगा। मैं थोड़ा और मुंबई की तरफ जाना चाह रहा हूं फिर से, और मुंबई को समझना चाह रहा हूं क्योंकि बीएमसी जो है वो देश भर में बीएमसी की नजर होती है। अब ऐसा बोलती भी है कि बीएमसी का जो बजट होता है वो एक राज्य का बजट होता है। तो बीएमसी में हर पार्टी का नजर है, चाहे वो बीजेपी की बात करे, चाहे वो शिवसेना उद्धव गुट की बात करे, तो सभी का नजर है उस पर। तो क्या बीएमसी 10 साल से चुनाव नहीं हुआ, उसके बावजूद भी क्या बीएमसी के द्वारा मुंबई के अंदर कामकाज हुआ क्या? उसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस का कितना योगदान रहा कामकाज को लेकर? क्या कुछ नया कुछ मिला है मुंबई को यहाँ पे? आपने अगर देखा होगा कि इन 10 सालों में आपने 3 मुख्यमंत्रियों को देखा होगा जो बदलते हुए आपने देखा, तो उसमें एक आप खाली देवेंद्र फडणवीस जी को ही नहीं देख सकते, परंतु देवेंद्र फडणवीस जी के आने के बाद ये चीज हुआ कि कई सारे डेवलपमेंट हुए और कई सारी चीजें जो है, रोड, रास्ता, गटर, नाली, उसके अलावा कोस्टल लाइन का काम होना, बहुत सारे काम हुए जो कि कई सालों से, कई समय से रुके हुए थे, उनको देवेंद्र जी के आने के बाद हुआ। अगर मैं सबका बात नहीं करूं, अगर मैं मेरे वसई तालुका का बात करूं, तो आज 35 साल से राज करने वाले उन्होंने हमको यहाँ पे एक सादा सरकारी अस्पताल नहीं दे पाए, लेकिन देवेंद्र जी के आने के बाद हमारे वसई विरार शहर महानगर पालिका के अंदर हमको 250 करोड़ का एक अस्पताल पास हुआ है, जिसका 25 करोड़ रुपया हमारे महानगर पालिका में पैसा आ भी गया है कि यहाँ पर यह हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ है, इसका आप काम करना चालू करिए। और अभी यहाँ पे प्लान बनने लगा है, अभी आर्किटेक्ट के थ्रू उसका बिल्डिंग का प्लान बन रहा है, हॉस्पिटल का प्लान हो रहा है। तो ये यहाँ की जनता को एक ये मिला है कि देवेंद्र जी के आने के बाद, भले महानगर पालिका के अभी इस वक्त सारे नगर सेवकों की कमेटी नहीं बैठी है, लेकिन फिर भी प्रशासक काल होने के बावजूद देवेंद्र जी ने इतना यहाँ की जनता के बारे में सोचा और डेवलपमेंट के लिए सोचा। तो ये उनका दिख रहा है, उनका विजन दिख रहा है कि डेवलपमेंट को कितना उन्होंने प्रावधान दिया है। अच्छा, तो उनके कामकाज को लेकर जनता में क्या रुझान है? जनता के बीच में तो आप जाती भी हो और समझते भी हो, तो जनता उनसे खुश है? जैसे कि लाडकी बहना योजना की बात करी आपने, और ऐसे कई योजनाएं महिला को मिल रही है जिससे कि लोन भी मिल रहा है उनको कामकाज करने के लिए और व्यापार करने के लिए। तो इन सारे मुद्दों पे क्या जनता खरी उतरी है? और साथ में कई ऐसे प्रदेश में मुद्दे आते हैं जिसको लेकर लोग बोलते हैं कि जनता जो है देवेंद्र फडणवीस से नाखुश चल रही है, नजर आ रही है। ऐसा कुछ नजर आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप देखना चाहेंगे कि जनता उनसे खुश है कि नहीं, तो उसका सिंपल एग्जाम्पल होता है कि हर चुनाव में जो मतदार जो है अपना मत देके अपने नेता को आशीर्वाद देता है। तो देवेंद्र जी को वो जो सीधा सीधा आशीर्वाद जो आम जनता ने दिया, वो आशीर्वाद ही बताता है कि उनको मुख्यमंत्री के रूप से दोबारा देख के लोगों ने बताया कि हम आपके काम से खुश हैं, और इसीलिए लोगों ने उनको चुन के दोबारा लाया और इस तरह का जीत उनको दिलाया, ऐतिहासिक जीत जो उनको दिलाए, वो जीत ही बताती है। और रही बात जिस तरह से आपने कहा लाड़की बहन योजना, निधि योजना, ऐसी कई सारी योजनाएं जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के थ्रू और सारा समीकरण बिठा के हमारे नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने यहाँ के आम जनताओं को दिया है, और लोगों ने भर भर के उनको अपना आशीर्वाद दिया है। देश में ऐसे कई मुख्यमंत्री रहे जिनकी चर्चाएं काफी होती थी। इसके पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, उनकी काफी चर्चाएं होती थी, हालांकि अब तो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी काफी देश में चर्चा होती है। और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस भी हैं और इनकी भी काफी चर्चा होती है। वो बोलते हैं, इनके सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करते हैं, इनके कट्टर छवि की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। तो आपको इनका विजन और इनके काम करने का तरीका से क्या लगता है कि कितनी लंबी रेस की घोड़ा है देवेंद्र फडणवीस? क्या कुछ कर सकते हैं लाइफ में? घोड़ा तो आप नहीं कितने लंबे रेस की घोड़ा की बात करते हैं, नहीं, देवेंद्र जी को आप शेर बोलिए। अच्छा, वो हमारे महाराष्ट्र के शेर है, और जब हमारा महाराष्ट्र का शेर, चाहे वो बिहार में दहाड़े, चाहे वो कहीं भी दहाड़े, जब वो शेर हमारा दहाड़ता है तो सब जगह उसकी आवाज सुनाई देती है। और बात करना चाहूंगा कि अब जो बीएमसी चुनाव होने वाला है मुंबई के अंदर, और जहां पे बैठे हैं यहाँ पे बीएमसी चुनाव है, जो कि महानगर पालिका का चुनाव है, नगर सेवक चुनने वाले हैं। तो ये महानगर की पालिका के चुनाव को लेकर आपको क्या समझ में आ रहा है? जनता
10 साल के बाद उनको मौका मिल रहा है वोट देने का। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर विकास किस स्तर पर विकास हुआ है, जनता खुश है या फिर नहीं खुश है, और जनता इस चीज को लेकर क्या सोच रही है, और साथ ही आपका अपना क्या आकलन है कि महानगर पालिका के चुनाव में इस बार क्या होने वाला है? क्योंकि जहां पे हम हैं यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी यानी कि हितेन ठाकुर का कब्जा रहा है महानगर पालिका में, और बीएमसी की बात करें तो शिवसेना उद्धव गुट का कब्जा रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है कि बीजेपी इस पे सेंधमारी कर पाएगी? क्या बीजेपी जीत पाएगी? क्योंकि बीजेपी लगातार हर राज्यों की बात करें चुनाव जीतती आ रही है। क्या बीजेपी भी इसमें कुछ सेंधमारी कर सकती है या फिर बीजेपी का जीत हो सकता है क्या? अगर बहुत सीरियस नोट पे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबल है अगर हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने अगर चाह लिया कि वसई विरार शहर महानगर पालिका जीतना है, अगर देवेंद्र जी ने चाह लिया और देवेंद्र जी ने ये चाह लिया कि यहाँ पे बीजेपी की सत्ता बैठे तो ही यहाँ पे जीत निश्चित है। वरना अगर कोई हमको हमारे भरोसे छोड़ दे, हमारे जिलाध्यक्ष के भरोसे छोड़ दे तो बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको इतना सच कहूंगी कैमरे पे 10 सीट आना भी मुश्किल है फिर तो देवेंद्र फडणवीस क्यों नहीं चाहेंगे? यही बात तो आपके महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी बोले हैं कि वसई विरार को जो गोद ले लें वो, तो ये सब बातें क्यों निकल के आ रही? ये क्या देवेंद्र फडणवीस चाह नहीं रहे हैं क्या? नहीं, देवेंद्र जी चाह रहे हैं, लेकिन अगर जैसे कहते हैं ना कि अगर उन्होंने प्रायोरिटी अगर इसको दिया, जैसे हमारे इन्होंने कहा, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, चौहान साहब ने, कि आप वसई विरार को गोद ले लीजिए मतलब आप इसको अपना बच्चा बना लीजिए, आप इसको अपना बना लीजिए। अच्छा। तो यानी आप सारे महानगर पालिका को बाद में पहला प्रायोरिटी इसको दीजिए। तो अगर उस तरह से इन्होंने अगर इसको प्रायोरिटी दिया, क्योंकि ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से आपने विधानसभा चुनाव में देखा कि वेदांता कांड जो हुआ, विवांता कांड ये इतना बड़ा कांड था कि जहाँ पे तावड़े साहब जी इतने बड़े नेता हमारे, उनको इन्होंने बंधक बना के रख लिया था और उन्होंने पूरा रास्ता जाम करा दिया। पूरी मीडिया, नेशनल मीडिया उस वक्त ये विषय बन गया था। तो ये नहीं, इन्होंने अपना दहशत का जो है इन्होंने प्रमाण उस 2-3 घंटों में पूरे देश को, पूरी दुनिया को बताया था कि हमारी इतनी ताकत है कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेशनल लीडर को तक बंधक बना के रख सकते हैं। और एक फेक नैरेटिव फैला के कि पैसा है, पैसा लाए, एक फेक नैरेटिव फैला के उन्होंने ये सब किया था। तो ये इन्होंने उस वक्त किया था जब इनको लग रहा था कि हम विधायक बन सकते हैं। हालांकि बात अलग है कि सारे समीकरण उनके उल्टे बैठे, आज उनका एक भी विधायक नहीं है, परंतु ये सोचना चाहिए कि एक नाग है, जिस नाग के नीचे की पारसमणि यानी कि उसकी राजनीति, वो पारसमणि ऑलरेडी उसकी जा रही है और अब ये खाली, उसके पास ये आखिरी चांस है, उस नाग के पास, उस जहरीले नाग के पास ये आखिरी चांस है, ये महानगर पालिका। अगर ये महानगर पालिका अगर जीतना है तो हम लोग तो पूरी एड़ी चोटी का दाव लगा लेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे यहाँ पे जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन हमको ऊपर से सपोर्ट लगेगा, क्योंकि आज लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, सारी ताकत को मेंटेन रखना, पुलिस स्टेशन मेंटेन रखना, अगर कल को हम लोगों के साथ कुछ मारामारी होती है या यहाँ के जो उम्मीदवार होंगे, हम तो उम्मीदवारों को सपोर्ट करने जाएंगे, या यहाँ के जो उम्मीदवार रहेंगे उनके साथ मारामारी होती है, उनके आंख पे कोई आता है या जबरदस्ती उनको कोई मार के जाता है, या एक आधे का कुछ, यहाँ का इतिहास जो यहाँ का इतिहास रक्त चरित्र का रहा गया है। मुंबई के कानून को तो लोग पूरे देश में चर्चाएं करते हैं कि मुंबई में ऐसा कानून व्यवस्था है कि यहाँ पे कोई भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर आजाद हो गया है, वसई तालुका अभी तक पूरी तरह आजाद नहीं हुआ है। वसई तालुका को आजाद करना पड़ेगा। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इतने सारे महानगर पालिका है, क्यों उन्होंने वसई विरार का नाम लिया? ये सोचने वाली बात है कि वसई विरार में आज भी वो दहशत का माहौल है कि, और जहां आपके नेता को बंधक बना लिया जाता है तो वहां वो मुझे बताने की जरूरत है, मैं तो बहुत छोटी हूँ इस विषय में। हमारे नेता को, हमारे राष्ट्रीय नेता को बंधक बना के आप 3-3, 4-4 घंटा रख लेते हो, आप उनको बोलने नहीं देते, आप उनके आंग पे 100-100, 200 आदमी छोड़ देते हो कि उनको किसी भी वक्त, वो तो चलिए हमारे नेता की इज्जत, हमारे नेता के ऊपर उनके कुल देवता का आशीर्वाद होगा कि उनके साथ कुछ हुआ नहीं तो अगर कुछ हो जाता मॉब लिंचिंग में उनके साथ, तब क्या करते? एक न्यूज ही बनती ना। बिल्कुल। लेकिन मैंने कहा ना, हमारे वो राष्ट्रीय नेता तावड़े साहब के ऊपर उनके कुल देवी का आशीर्वाद था कि उस कांड में वो बच गए, नहीं तो उनके साथ भी कुछ भी हो सकता था। तो ये उन्होंने अपने दहशत का एक छोटा सा रिहर्सल दिखाया था। और मैंने कहा ना कि अभी उनके हाथ से विधानसभा सब चला गया है, अब उनके पास खाली एक पालिका चुनाव बचा है। भले भारतीय जनता पार्टी पूरे
महाराष्ट्र में लड़ रही है पालिका चुनाव, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लड़ रही है, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी सिर्फ एक महानगर पालिका चुनाव लड़ रही है, बिल्कुल। वसई विरार शहर महानगर पालिका। और वो यहाँ पर अपनी सारी जिंदगी की कमाई, अपनी सारी जिंदगी के दहशत की कमाई, अपने दहशत मतलब जो दहशत के जो लोगों को कमाया है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो उन्होंने अपने दहशतगर्द लोगों को पाल के रखा है, अपने गुंडों को पाल के रखा है, वो और अपनी सारी ताकत झोंक देगी कि उनकी सत्ता यहाँ पर काबिज हो, क्योंकि एट द एंड अगर महानगर पालिका में जिसका सत्ता बैठती है, राज तालुका में उसका होगा। तो वही वाला हाल है, तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। और इसीलिए शायद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट किया कि आप वसई विरार को गोद ले लीजिए। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के कहूंगी कि देवेंद्र फडणवीस साहब, आप हमारे तालुका को गोद ले लीजिए, अनाथ है, अनाथों के नाथ बनिए और वसई तालुका को कृपया करके गोद ले लीजिए। और मुंबई की तरफ जाना चाहूंगा, तो क्या आपको समझ में आ रहा है क्या राजनीति जा रही है, और इसमें आप उद्धव ठाकरे को कहां देख रही है, और साथ ही उद्धव ठाकरे नाम पे आपके मुंह में स्माइल भी आप मुस्कुरा भी उठी, तो क्या चाहती है कि उद्धव ठाकरे क्या इसमें बोलबाला है, क्योंकि कब्जे में है उनके जो बीएमसी है? नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत था रहा होगा पहले, लेकिन मैं कहती हूँ ना, देवेंद्र जी बहुत 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 आगे जा चुके हैं उस विषय से। अच्छा। वो बहुत मंझे हुए महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में इस वक्त अगर आप किसी को देख रहे हैं दूर दूर तक, मतलब लोग होते होंगे पहले जमाने में कुछ, लेकिन महाराष्ट्र का राजनीति का चाणक्य अगर इस वक्त कोई है तो मात्र एक है, वो देवेंद्र फडणवीस। उनको बराबर पता है कि कहां पर किस तरह से अपने कौन सा दाव कैसे खेलना है, और उनको बराबर पता है कि एट द एंड जनता क्या चाहती है। अच्छा, चाणक्य का दर्जा दे रहे हैं आप, क्योंकि चाणक्य अभी देश में महाराष्ट्र की राजनीति चाणक्य मैंने एकदम स्पष्ट रूप से कहा। हाँ। महाराष्ट्र के चाणक्य का राजनीति का चाणक्य अगर मैं किसी को कहती हूँ तो देवेंद्र फडणवीस जी को कहती हूँ। तो चाणक्य नीति से क्या उन्होंने मुख्यमंत्री का पद अपने ले पाया, क्योंकि जो महागठबंधन थी, ऐसा कहा जाता था शिंदे जी जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या इसी का उन्होंने चाणक्य नीति अपनाया क्या कि मुख्यमंत्री पद पे? अब बोला ये भी जा रहा है मैं इस वक्त चाणक्य के पार्टी में ही हूँ, कृपया करके मुझे उन्हीं के साथ रहने दी। लेकिन आप इसको क्या कहना चाहोगे कि ये भी कहा जा रहा है कि शिंदे और देवेंद्र में कुछ जम नहीं रहा है, गठबंधन कभी भी टूट सकता है, क्या नजर आ रहा है? अब वो देखिए, वो बड़े लोगों की राजनीति है, वो वही लोग डिसाइड करे जम रहा है नहीं जम रहा है। अच्छा। हम लोगों को तो जो आदेश आता है हमको फॉलो करना पड़ता है। हमको आदेश आता है भाई आपको इनका काम करना है तो करेंगे। एट द एंड हमको हमारे नेता का सुनना है। हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे नेता ने जो कहा, हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान साहब, उन्होंने जो कहा हमने वो फॉलो करना है। हमको बाकी हमको अगर वो बोलेंगे भाई युति में आपको इनका काम करना है तो करेंगे। अच्छा, एक एसआईआर का मुद्दा भी देश भर में बहुत चल रहा है। ममता बनर्जी को आप सुन रही होंगे, समझ भी रही होंगी कि बंगाल के अंदर एसआईआर जो किया जा रहा है, तो बौखलाहट कितनी तेज निकल के आ रही है ममता बनर्जी की। तो मुंबई में भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे रोहिंग्या हैं जो कि पकड़े जा रहे हैं, बांग्लादेशी यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। जहां पे हम हैं यहाँ पर भी कई ऐसे घुसपैठिए भी आए हुए हैं। तो एसआईआर का मुद्दा कितना अहम रहने वाला है? एसआईआर के मुद्दे पे क्या समझ रही है आपको कि मुंबई में कितना जरूरी है, मुंबई में होना चाहिए अच्छे से जो है? देखिए, मेरा ये कहना है कि देश हित के लिए होने वाला कोई भी कार्य वो सही है। अगर वो देश हित के लिए है, अगर आपके देश में अगर आप मेरे घर में कोई अनवांटेड आदमी आ जाएगा तो मैं तो उसको भगाऊंगी ही ना। तो मैं मेरे देश को मेरे घर की तरह देखती हूँ। तो अगर मेरे देश में अगर कोई अनवांटेड आदमी है, या अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कहीं उनके नीयत खराब है, उनके इंटेंशंस खराब है, चाहे वो कोई भी जात के हो, कोई भी पंथ के हो, कोई भी क्यों ना हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, डॉक्टर हो, हजाम हो, कोई भी हो, अगर वो मेरे देश का हित सोच रहा है तो उसके खिलाफ होने वाला हर कानूनी कदम सही है। अच्छा, तो ममता बनर्जी को बौखलाहट क्यों हो रही है इतनी? उनको पता है ना उनकी कुर्सी जा रही है भैया। अच्छा, अब वही सब धंधे करके तो कुर्सी पाई है। हाँ। तो अब आखिरी में थोड़ा आपसे आना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ की चर्चा कर रहे थे आप, तो थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि योगी जी के बारे में भी, महाराष्ट्र की जनता से बात करता हो तो योगी जी के बारे में खूब चर्चाएं करते हैं। योगी जी के प्रति लोगों के मन में आस्था है। अच्छा, कैसे? जैसे देवेंद्र जी के लिए हमारी निष्ठा है। अच्छा, हम उनके पार्टी के हैं, वो हमारे नेता है, ये हमारे कर्म भूमि है महाराष्ट्र, तो हमारी निष्ठा है। लेकिन योगी जी हमारी आस्था है। उनका जो पद है, महंत है, वो आज उनके पद की वजह से, उनकी गरिमा की वजह से, और जो लंगड़ा योजना चलाए है, मैंने इससे पहले भी कहा, जो उन्होंने मुहिम चलाया है कि जिसको जो भाषा समझ में आती है उसको उस भाषा में उत्तर देना, ये जो है योगी जी का जो तरीका है बहुत सही है। उनका हर निर्णय
सराहनीय है, हम लोग उनको बहुत समर्थन में है। मतलब योगी बाबा जी के लिए तो हम वेटेड, महाराज जी के लिए हम वेटिंग में रहते हैं कि आप चुनाव में कब योगी जी आने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की धरती को बहुत कम उनका सुख मिल पाता है, उनके पैर का सुख मिल पाता है, उनके चरणों का सुख मिल पाता है। और हमारे लिए खास करके वसई तालुका के लिए योगी जी बहुत ही लकी साबित हुए हैं। अच्छा। योगी जी जब जब यहाँ आए हैं हमारी जीत सुनिश्चित करके गए हैं। अच्छा। तो मैं तो बोलूंगी कि बहुत छोटा इलेक्शन है, पालिका इलेक्शन बहुत ही छोटा इलेक्शन है, परंतु हम लोग कोई ना कोई ऐसा बहाना खोज लेंगे कि योगी जी एक बार खाली उनका चरण जो है यहाँ पे रख दे, उनके चरण से हम लोग जीत जाएंगे। तो योगी जी में क्या वो चीज ठीक है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो सन्यासी हैं, वो योगी जी हैं, तो इसलिए ही इतना उनके प्रति जो है वो लगाव है, या फिर काम का तरीका, ईमानदारी, डिसीजन मेकिंग पावर, अच्छा। जो उनका डिसीजन है, जो फर्म डिसीजन है, स्ट्रेट डिसीजन है, नो लेफ्ट राइट, उनका विजन दिखता है ना कि बस खत्म, होली है तो होली मनेगी, नमाज बाद में पढ़ लो, उनका जो डिसीजन है एकदम परफेक्ट। आपको अच्छा लगे बुरा लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरा ये डिसीजन है और आपको फॉलो करना पड़ेगा। दिक्कत उस बात की है कि नमाज बाद में होगी, दिक्कत इस बात से है कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी। ये तो सही है ना, कहाँ सड़क पे लोग थूके होते हैं, यहाँ पे सड़क के स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रे एनिमल्स जो है रोड गंदा किए होते हैं, वो तो आप में हराम भी है, तो फिर आप क्यों वहां बैठ के नमाज पढ़ रहे हो? अरे मस्जिद आपकी पाक साफ जगह है ना, वहां जाइए पढ़िए ना नमाज। तो वो तो योगी जी तो आपको आपके धर्म फॉलो करने के लिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इस्लाम को फॉलो करा रहे हैं योगी जी? योगी जी आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको हलाल जो जगह है, जो पाक साफ जगह है, आप वहां जाके नमाज पढ़िए। रोड पे तो आए जनता, कोई भी आम देखिए, आज आदमी जो है कुछ भी खा के पान थूक वूक देता है, कुछ भी थूक वूक देता है, रोड पे स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रे एनिमल्स जो चलते हैं वो गंदा कर देते हैं शौच वॉच करके, तो वो रोड तो गंदा रहता है, तो फिर क्यों रोड पे नमाज पढ़ना, उस पाक जगह तो है नहीं। तो योगी जी तो आपको आपका धर्म फॉलो करने में सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आपको धन्यवाद मानना चाहिए योगी जी का। आप कहाँ योगी जी के खिलाफत करें? योगी जी ने स्पीकर भी निकलवा रहे हैं। हाँ तो सही बात है ना, आप मेरे एरिया में घुस के आप ट्रेसपास नहीं कर सकते। क्या मैं आपके सर पर बैठ के ढोल बजा रही हूँ क्या, जय माता जी जय माता जी, मैं आपके सर पर ढोल नहीं बजा रही हूँ, तो आप मेरे घर में आप क्यों अजान पढ़ के डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे? आप क्यों मेरी सुबह 4 बजे की नहीं डिस्टर्ब कर रहे हो? मत डिस्टर्ब करो। तो योगी जी अपनी जगह पे सही है, हम तो उनको फॉलोअर है भाई, और उनका जो डिसीजन है बहुत सही है, सटीक है, स्ट्रेट है। लेकिन बोल रहे हैं कि हर किसी को वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, उनके धर्म में नहीं वंदे मातरम भारत माता की जय बोलना, तो कहां से बोलेंगे? भारत देश के पहले प्रेम करना पड़ेगा। आप अपने धर्म से करिए ना करिए, आपको देश से पहले प्रेम करना पड़ेगा। जिस मिट्टी में आप है, जिस मिट्टी में आप दफन होने वाले हैं, उस मिट्टी का कर्ज आपको निभाना पड़ेगा, और आपको देश प्रेम पहले करना पड़ेगा। नहीं देश प्रेम है, जाइए बाजू में। कहाँ बाजू? पाकिस्तान जहां जाना चाहिए, चाहे बांग्लादेश जाइए, नहीं, उन्होंने तो बोलते हैं कि हमने जहां जाना चाहिए अपने सोचा अगर आपको देश में रहना, ये तो एक्चुअली मैंडेटरी हो जाना चाहिए। अच्छा, ये कंपलसरी हो जाना चाहिए कि अगर आपको इस देश में रहना है तो चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बुढ़ा हो, कोई भी हो, आपको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। ये कंपलसरी हो जाना चाहिए एक्चुअली। नहीं, मैं भी देर चल रहा है लेकिन से दुरुस्त चल रहा है। नहीं, मैं भी कई लोगों के में माइक लेके जाता हूँ, वंदे मातरम बुलवाने की कोशिश करता हूँ, तो कई लोग मुझे घेर लेते हैं और बोलते हैं नहीं हमारे इस्लाम में नहीं, तो नहीं बोलेंगे। लेकिन मैंने आपके चैनल पे देखा कि अफगानिस्तानी उसी में था, अफगानिस्तानी मुसलमान लोग बोल रहे हैं वंदे मातरम, बोल रहे हैं, हमारे बच्चे भी बोलते हैं, तो क्यों हमारे इंडियन मुस्लिम्स को तकलीफ हो रही है? वो ये बात वैसा नहीं, बात ये ऐसा है कि बस आपको लड़ना है, बस मुद्दा चाहिए लड़ने का। अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो आप वंदे मातरम को लेकर लड़ रहे। अरे जिस मिट्टी पे, जो तुमको तो मिट्टी में नसीब नहीं हो रही थी, वहां के वहां से हका ले जा रहे थे, तो जिस मिट्टी में हो और जिस मिट्टी में मरने के बाद दफनाने वाले हो, उसका कर्ज पूरा करो, उसको वंदे मातरम बोलो। और हमारे ऐसा नहीं कि सब मुसलमान खराब होते हैं, हमारे देश की आजादी में अच्छे लोग भी थे जिन्होंने अपनी आहुति दी थी। तो मेरा ये कहना है कि आप बुरे के अंदर क्यों अपना नाम शामिल करा रहे हो? आप अच्छे में नाम शामिल करो, आप पहल करो ना, पहले बोलो हाँ मैं बोलूंगा वंदे मातरम। पहल की बात कर रहे हो, एक मदनी बयान दे रहा है, बोलता है जिहाद करो, अब बहुत हो गया, अब अगर तुम्हारे साथ में हो रहा है तो सब जिहाद करो, जिहाद होगा तो कैसा? ये तो जिहाद की बात कर रहे हैं एक तरफ, आप बोल रहे हो। यही तो बात है ना कि इतने अनपढ़ है कि खुद के जिहाद शब्द क्यों निर्माण हुआ था, जिहाद शब्द का इन्वेंशन क्यों हुआ था, ये लोग समझ में नहीं पा रहे थे कि अल्लाह की खिलाफत करने पे जिहाद हो रहा था। यहाँ थोड़े ना हम आपको बोल रहे कि आप अल्लाह की खिलाफत करो, हम तो बोल रहे वंदे मातरम बोलो। तो अगर इतने अनपढ़ हो आप, चाहे आप कोई भी हो, आप इतने अनपढ़ हो कि आपको पता ही नहीं है जिहाद का मतलब, आप लोगों को बोल रहे जिहाद करने के लिए, तो आप अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए आप लोगों को, अपने समाज को हिंदुओं के लिए जिहाद करो बोल रहे हैं, तो गलत है ना। फिर हिंदुओं ने थोड़ी ना आपको जबरदस्ती की कुछ करा रहे हैं। उनका उपचार क्या है, इलाज क्या है? बाबा वाला इलाज है, कोई और इलाज है? लंगड़ा इलाज
योगी वाला इलाज वही प्रॉपर है, योगी जी परफेक्ट है इस विषय में। नहीं तो अब लट वाला इलाज भी आ गया है, बरेली में देखा हो आपने, दौड़ा दौड़ा के मुन्ने मारे थे वो। नहीं, लेकिन मुझे उनको जो इनका स्टेटमेंट था रवि किशन जी का, हाँ। लंगड़ा मिशन लंगड़ा, हाँ। वो परफेक्ट था, वो एक्चुअली सही है। और ये उससे आप देखिए योगी जी का जो फैन फॉलोइंग सिर्फ उस वजह से नहीं है, और महिलाएं कितने अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। यूपी में हम भी जाते हैं, हमारा गांव है यूपी, हम भी साल में 2 बार जाते हैं यूपी, तो हम भी देखते हैं वहां पे कितना डेवलपमेंट हुआ है। सड़कें, अपने यूपी की सड़कें खराब होने की वजह से कितनी फेमस थी, बस नाम विश्व सुंदरी हुआ करता था, बाकी नाम कितने खराब हालत रहती थी। और अभी आप देखिए गांव गांव का सड़क अच्छा बन गया है। एक एक जगह पे आप जाइए, कहीं आपको उससे खराब सड़कें तो बाकी जगह पे आपको, बाकी सिटी में आपको देखने मिलेगी, लेकिन यूपी की सड़कें एक नंबर इस वक्त। यूपी में जो डेवलपमेंट चल रहा है, मतलब आप जाइए काशी देखिए, हर एक जगह आप जाइए, बहुत बहुत सुंदर बनाया है। डेमोग्राफी चेंज पूरे देश भर में कई जगह देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तो हो ही रहा है ममता दीदी के राज्य में, और बिहार में भी पश्चिम का इलाका, जो सीमांचल इलाका था वहां पे, उत्तराखंड में धामी सरकार है वो की बहुत कड़ी तरीके से इसमें अब कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन ये मुंबई और खास करके वसई विरार में भी जो है ये ग्राफ इनका बढ़ता जा रहा है, जो है डेमोग्राफी का काफी बदलाव यहाँ पे देखा जा रहा है। आप नाला सुपारा वेस्ट में देख रहे हो, ऑरेंज हाइट्स में लोग आते गए तो हिंदुओं को खाली कराते गए, वहां पे जो है वो इनलीगल तरीके से काम भी कर रहे हैं, मदरसा भी चला रहे हैं। तो इसके लिए क्या कुछ होना चाहिए? और वसई विरार में इनका राज है, अब बोलते भी थे कि जो इनके सह पर भी जो है यहाँ पर जो है इलीगल तरीके से लोग आए हुए हैं, लेकिन अब जो है यहाँ पर मंदिर बनाए जा रहे हैं, और आपने देखा भी होगा ना, मंदिर बना है यहाँ पर बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी लेवल पे मंदिर बना है, कई लोग इसमें, शंकराचार्य भी आए हैं इसमें। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं आपकी कि बदलाव, हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? तो इसका आपने 2 सवाल किया है, तो इसका 2 सवाल का 1 बाय 1 आंसर देती हूँ। कि पहला, तो ये पहला जो आपने बाद में कहा कि मंदिर बनाया है, तो वो तो अभी यहाँ पे जो डेमोग्राफी बढ़ने का रीजन ये था क्योंकि जो ये लोग थे उनके वजह से, जो यहाँ पे जो 35 साल के सत्ताधारी थे वो, उनका ऐसा था कि हिंदुओं को पीछे रखना और बाकी समाज को आगे रखना, क्योंकि उनके वोट मिल जाते थे फटाफट, इसीलिए कि फटाफट टोपी बदलो, टोपी का कलर बदलो और उनको वोट पा जाते थे। और अभी जो आपने कहा मंदिर बना, और उससे अगर बचना है, डेमोग्राफी से बचना है, तो उसका यह है कि इस चुनाव में, इस महानगर पालिका चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सत्ता आती है, तो जितने इलीगल इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे आए हुए हैं उनको साफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। और उसके बाद यहाँ पे वो चेंजेस देखने को मिलेगी। और उसके अलावा जो आपने मंदिर का बात कहा, तो सबसे पहले तो मंदिर और भगवान किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं होती। मैं शब्द बाप को इस्तेमाल कर रही हूँ, जिम्मेदारी से उस कर रही हूँ कि किसी के बाप की संपत्ति नहीं होती। मंदिर और भगवान पे सबका अधिकार होता है, लेकिन उसमें जो कलर जो आया है, कलर वो ऐसा है कि नया नया मुल्ला बहुत करे अल्लाह अल्लाह। तो वो इनको अभी क्या हो गए, इन्होंने देखा कि सनातन का लहर मोदी जी के आने के बाद देश में जिस तरह से सनातन जो फैल रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है जय श्री राम करके जो है, हम इनकी तो सत्ता चली गई है, अभी इनका तो विधानसभा सब चला गया, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कम से कम पालिका ही बचा ले। तो पालिका के पहले दौड़ते धूपते भागम दौड़ी में इन्होंने जो है मंदिर का जो है पूजा करवाया। और आपने देखा कौन आए थे, शंकराचार्य, सो कॉल्ड शंकराचार्य जी जो आए थे, अभी मुक्तेश्वरानंद जी आए थे। और जो भी मैं कहती हूँ वो पद की गरिमा को समझना चाहिए। शंकराचार्य इतना बड़ा पद है, सनातन का इतना बड़ा पद आपके पास है, तो उस पद की गरिमा उनके पद पर भी सवाल कहीं उठे हुए हैं। पद पे सवाल कहीं उठे कि उनके मठ के लोगों ने उनको अपना शंकराचार्य एक्सेप्ट नहीं किया है, पांडे जी को। लेकिन ठीक है, वो चीज उनको समझना चाहिए कि पहले तो आप कौन से पद पे हो, और उस पद पे बैठ के आपको क्या वक्तव्य करना चाहिए और क्या वक्तव्य नहीं करना चाहिए। आप देश में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है कि उस प्रधानमंत्री की वजह से सनातन में जो एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, लोगों में पहली बार हिंदू लोग इस हिंदू देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने धर्म को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और पूरे आजादी से अपने धर्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाल रहे नहीं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम अपने हिंदुत्व को एंजॉय कर रहे हैं, और पूरी तरह से खुशी से, मतलब मैं कह रही हूँ, देख मेरे पूरे आंग में कांटा आ रहा है कि इतनी तरह से हम खुश है ऐसे प्रधानमंत्री को पाने के बाद। और हमने देखा कि चारों तरफ से, चाहे वो महाकाल कॉरिडोर हो, महाकालेश्वर का हो, चाहे काशी हो, चाहे आप साउथ में देखिए, हर जगह पे आप देखिए किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, मंदिर का डेवलपमेंट हो रहा है, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है। और उसका, इस डेवलपमेंट का, इसका विरोध आप शंकराचार्य होकर कर रहे हो। अरे कहा जाता है कि अगर कुछ अच्छा कार्य हो रहा है
तो एक आधा छोटी बलि चली गई तो कोई बात नहीं, बलि इन द सेंस मैं प्राण की बलि नहीं कह रही हूँ, अगर कुछ गलत काम हो गया तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। और आप उनके ऊपर चढ़ गए हैं, आपने कुंभ का विरोध किया, आपने हर एक चीज में उनका विरोध किया। आप शंकराचार्य हो, आपको उनका साथ देना चाहिए, आपको कहना चाहिए हमारे भाग्य कि हमारे कार्यकाल में हमने ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो इतना देश को आगे बढ़ा रहा है, हमारे धर्म को आगे बढ़ा रहा है। हिंदू राष्ट्र, ये सोचना लोगों के सोच में धुंधली हो गई थी, बिल्कुल धुंधली हो गई थी ये सोच। हिंदू राष्ट्र शब्द लोग भूल रहे थे, और मोदी जी के आने के बाद दोबारा लोगों के मन में एक सपना जागा है कि हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र घोषित हो, और हम जो है पूरे देश को वसुधैव कुटुंब करके हम पूरे दुनिया में हमारा एक परचम लहराए। ये सब किसके कार्यकाल में हुआ? और तुम उस व्यक्तित्व का, मतलब मैं तो व्यक्ति भी नहीं कहूंगी मोदी जी को, मैं तो सीरियसली कहती हूँ कि वो हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम हमारे पीरियड में इतने अच्छे नेता को देख रहे हैं, क्योंकि पूरे देश ने ना ऐसा प्रधानमंत्री देखा था, ना कोई देख पाएगा जो मोदी जी ने जो किया है और जिस तरह से उन्होंने किया है। और ये शंकराचार्य जी, पांडे जी उनका विरोध करते हैं। पांडे जी आए यहाँ पे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने अपने एक छोटे से बाइट के माध्यम से उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा कि इनका अंडरवर्ल्ड से संबंध है, और मैं पांडे जी क्यों कह रही हूँ वो भी आपको बताती हूँ कि इनका अंडरवर्ल्ड से संबंध है। मैंने 3 लोगों की कमेटी बिठाई थी, वो 3 लोगों ने ऐसा रिसर्च किया, अब आप समझ जाइए कैसा रिसर्च किया, कि उन्होंने कहा बहुत पुरानी बात है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि किसी की प्राण गया है, किसी का जान गया है, वो पुरानी बात नहीं हो सकती। किसी की मृत्यु हुई है, वो पुरानी बात नहीं हो सकती। और जिसको तुम आशीर्वाद दे रहे हो ये भाई ठाकुर, ये सुप्रीम कोर्ट से दाऊद इब्राहिम का एसोसिएट, इंटरनेशनल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम का एसोसिएट है बोल के उसको सजा मिली है, तुम उसको आशीर्वाद दे रहे हो? मतलब तुम क्या दिखा रहे हो? तुम शंकराचार्य बन के किसको आशीर्वाद दे रहे हो? और मैं जो पांडे बोल रही हूँ, पांडे क्यों बोल रही हूँ? जिसकी मृत्यु हुई है, स्वर्गीय सुरेश दुबे जी, ये भोजई पांडे के जमाई है। तो पांडे घराने के जमाई को, पांडे घराने की बेटी को विधवा करने वाले को तुम पांडे आशीर्वाद दे रहे हो? एक कैसे ब्राह्मण हो तुम? मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं खुद ब्राह्मण कन्या हूं, मुझे इस तरह बोलना नहीं चाहिए, पर मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे देश के इतने बड़े पद पे आप आसीन हो, शंकराचार्य हो, और आपने कैसे लोगों की कमेटी बिठाई? क्या धन के लालच में सब आंख बंद? धन के लालच में जो सैकड़ों लोगों की उन्होंने हत्या की, सब भूल गए तुम? पैसे के मुंह में इतना सब भूल गए, व्यवस्था के मुंह में सब इतना भूल गए? तो जो तुम्हारे 3 लोगों की जो बोगस कमेटी जो बैठी थी, वो बोगस ही मैं बोलूंगी कि उनको अगर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि अभी आपने एक सारा जिक्र किया कि बहुत रिसर्च किया, हाँ ऑब्वियसली पैसे के आगे खत्म भूल गए ना। तो पैसा मत, शंकराचार्य भी पैसे के लेकर गए इतना काम ये सब कर? वो मैं नहीं बोल सकते, वो तो शंकराचार्य ही बता सकते कितना पैसा लिया और इन्होंने कितना दिया। तो या तो ये ठाकुर बता सकते हैं। दक्षिणा दे सकते हैं, दक्षिणा तो, अरे तो वही तो मैंने कहा, चाहे दक्षिणा दे, चाहे दक्षिणा ले, चाहे जो भी है, अब वो तो ठाकुर परिवार बता सकता है, भाई ठाकुर भी बता सकता है कितना दक्षिणा दिए। नहीं, मंदिर बनना तो शंकराचार्य नहीं ना, मंदिर बनना तो अच्छी बात है। मैंने कहा ना, मंदिर किसी के बाप का नहीं, मैंने तो पहले ही कहा मंदिर किसी के बाप का नहीं है। भगवान पे किसी का पेटेंट नहीं है, भगवान तो तुम्हारे बाप का नहीं है, भगवान पे किसी का पेटेंट नहीं है। भगवान तो मुझे तो बहुत खुश, इसकी तारीफ करनी चाहिए ना, अगर उन्होंने मंदिर बनवाया है, प्रवीणा ताई अगर सामने आगे मंदिर बनवाए तो खुश होना चाहिए ना कि आप हिंदुत्व की बात की है, जगाया है इन्होंने। वो तो इलेक्शन के पहले ये सब इसीलिए किया है, इलेक्शन के पहले सब इसीलिए किया गया है क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त देश जो है सनातनमय हो गया है, तो वो सब ढोंग रचा गया है। इलेक्शन के पहले सब तमाशा हुआ है कि इलेक्शन के पहले नौटंकी करके ऐसे उन्होंने टुक 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 बजाया है उन्होंने टफली, तो उन्होंने दिखाया है सनातन का। ऐसा कोई है नहीं, अभी जाने दीजिए मैं क्या ही बोलूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, एक वीडियो हमारे पास वो भी है जिसमें चप्पल पहन के मंदिर में गई हैं, जो अपने आप को नया नया हिंदू बता रही हैं, वो चप्पल पहन के मंदिर में गई हैं। तो चप्पल के साथ भी वीडियो है, सोशल मीडिया पे वो वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। तो मंदिर में कौन चप्पल पहन के जाता है? कौन सा हिंदू है चप्पल पहन के? आप भी हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ, ये भैया कैमरामैन ये भी हिंदू है। कौन चप्पल पहन के मंदिर में जाता है? कोई नहीं जाता है। तो बहुत बड़े तुम हिंदू बने हो, लेकिन ठीक है, लेकिन मैं बोलती हूँ ना, ये खुद मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे भगवान यहाँ पर आए हैं। अगर विरार में अगर ये कहते हैं तो भगवान ही फैसला करेंगे, और भगवान कर रहे हैं। विधानसभा में फैसला कर दिया ना, भगवान फैसला करेंगे। सुदर्शन धारी
क्या फैसला होने वाला है इस बार? अब वही फैसला करेंगे। जनवरी या फरवरी में चुनाव हो एक बात जाएगा। याद रखिए, कृष्ण है, अगर वो बांसुरी बजाते हैं तो सुदर्शन चक्र भी हाथ में लिए हैं, और जिस दिन उनके चक्र चलेगा, तीनों विधानसभा एक ही बार में कट गया ना, मटिया मेट हो जाएंगे वो लोग। क्योंकि जिनकी हत्या की है वो भी नहीं बख्शेंगे, उनका परिवार भी नहीं बख्शेगा। तिल तिल से, एक रोए रोए से तुमको श्राप देगा, आह लगेगी और बद्दुआ तो लगने वाली। हजारों लोगों का मर्डर करने के बाद अगर आप सोचते हैं कि एक मंदिर बना के मैं अपने आप का सारे, तो मेरे को इतना पता है, देयर इज नो नोबल कॉज बी डन। जहां आप अगर कोई हीनियस क्राइम, किसी की प्राण लेके अगर आप कोई ऐसे हीनियस क्राइम करते हो, किसी की जान ले लेने का अगर आप काम करते हो, तो आप कोई भी नोबल कॉज करके आप उसको बुझा नहीं सकते। और उस पे शंकराचार्य बोल रहे हैं कि ये बहुत पुरानी बात है, तो मुझे नहीं लगता है। अगर किसी बच्चे को आपने अनाथ कर दिया है, अगर आपने किसी 25 साल की महिला को आपने विधवा कर दिया है, जब मेरे पिताजी की हत्या हुई मेरी माँ 25 साल की थी, तो अगर आपने किसी 25 साल की महिला को, किसी 25 साल की जवान लड़की को अगर आपने विधवा बना दिया है, अगर कोई 1.5 साल के, 2 साल के, 5 साल के बच्चे को आपने अनाथ कर दिया है, तो वो नाथ बच्चों का श्राप आपको लगना है। और मैं तो बोलती हूँ बद्दुआ लगेगी, लेकिन मैं क्यों बोलूं, आप खुद भगवान स्वयं फैसला करेंगे। ठीक, अब आप भी फैसला करिए और आप भी कमेंट करके बताइए क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है, और जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी राजनीति हो रही है और जो कुछ भी विकास हो रहा है, उसके बारे में आपको क्या कहना है। और साथ ही साथ अगर आप महाराष्ट्र और मुंबई और पालघर जिले के हैं तो आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या लग रहा है इस बार, किसका पलड़ा भारी लग रहा है बीएमसी और वीवीएमसी महानगर पालिका के चुनाव में। बीजेपी इस बार क्या कुछ कर सकती है या फिर किसका पलड़ा आपको नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।